नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। न्यूज 360 में खबर देश के 3 बड़े राजनेताओं के सिद्धांतों को मिले सम्मान की है। उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की है, उनको प्रेरणा बनाने की है। खबर सांसद खेल महोत्सव से बढ़ती युवाओं के खेलों में रुचि की है। खबर अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती की भी है। खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी है। आपको अरावली हिल्स पर सरकार के नए फैसले के बारे में भी बताएंगे, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लग रही अटकलों पर लगाम लगा दी है। आपको बांग्लादेश में बिगड़े माहौल के बीच नए सियासी मोड़ के बारे में भी बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे के साथ। देखिए क्या कुछ रहा खास इस रिपोर्ट में। लखनऊ की यह भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। कोई भी राष्ट्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो एक विचार होता है, वो एक संकल्प होता है और वो एक प्रेरणा होता है, जो जब भी किसी देश को चाहिए होती है तो इतिहास की आवाज उस जरूरत को पूरा करती है। और गुरुवार को वही आवाज यूपी की राजधानी लखनऊ में भारत की प्रेरणा बनकर गूंज रही है। गुरुवार को सुशासन, संकल्प और सेवा के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी के हाथों जैसे ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण हुआ, वैसे ही ये साफ हो गया कि ये स्मारक सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प बनकर भारत को विकसित राष्ट्र बनने की प्रेरणा देता रहेगा। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया, लेकिन अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज डिजिटल पहचान की इतनी चर्चा होती है, इसकी नींव बनाने का काम अटल जी की सरकार ने ही किया था। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। राजधानी लखनऊ के वसंत कुंज योजना क्षेत्र में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल आधुनिक भारत के सबसे भव्य वैचारिक स्मारकों में से एक है। ये परिसर न सिर्फ कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि ये भारत की राजनीतिक चेतना का जीवंत दस्तावेज भी है, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने भी किया। कैसे भारत इतिहास से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भरता की उड़ान में मिसाल पेश कर रहा है। आज आत्मनिर्भरता के उसी मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान आज दुनिया भर में पहुंच रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ
एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा, वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। साथियों, दशकों पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के 65 फीट ऊंची इन प्रतिमाओं में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अखंड भारत का सपना खड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अन्त्योदय दर्शन सांस ले रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी की लोकतांत्रिक मर्यादा आसमान से संवाद कर रही है। यानी ये तीनों मिलकर भारत की उस राजनीतिक सोच को आवाज दे रहे हैं जिसने सत्ता को सेवा का भाव बनाया और राजनीति को राष्ट्र साधना की उपाधि दिलाई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है, अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। करीब 232 करोड़ रुपए की लागत से बना ये प्रेरणा स्थल सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक साधना का तीर्थ माना जा रहा है। कमल के आकार में रचा गया ये परिसर ये संदेश दे रहा है कि जब विचार पवित्र होते हैं तो वो कीचड़ में भी खिलकर देश की दिशा बदल देते हैं। सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ के लिए एक नई पहचान है, लेकिन भारत के लिए ये एक वैचारिक ऐलान है कि भारत अपने विचारकों को स्मरण ही नहीं करता, बल्कि उनकी सोच को अपनी ताकत बनाकर आगे भी बढ़ता है। अब एक नजर प्रेरणा स्थल की खासियत पर भी डाल लेते हैं। करीब 232 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये प्रेरणा स्थल। कमल के आकार का संग्रहालय 98,000 वर्ग फुट में फैला है। प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम सुतार और मंटू राम ने इन प्रतिमाओं को संग्रहालय को तैयार कराया। प्रेरणा स्थल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक, मेडिटेशन सेंटर, विपश्यना केंद्र, योग केंद्र, हेलीपैड और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। साथ ही यहाँ 3000 की क्षमता वाला एम्फी थिएटर और लगभग 2 लाख लोगों की क्षमता वाला विशाल रैली स्थल भी बनाया गया है। प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भारत के संकल्प से सिद्धि तक के रास्ते को आसान बनाने में बेहद मददगार साबित होगा। एक तरफ जहां ये धरोहर देश को समरसता के भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे, तो दूसरी तरफ ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती प्रदान करेगा।
इस लोकार्पण से ये भी साफ हो गया है कि नया भारत अपने विचारकों को भूलता नहीं है, बल्कि उनकी सोच को नई पीढ़ी तक पहुंचाकर राष्ट्र निर्माण की निरंतर यात्रा को आगे बढ़ाता है। इस परिसर में राष्ट्र नायकों को समर्पित एक संग्रहालय भी बनाया गया है। परिसर में 2 मंजिला म्यूजियम बना है, जिसमें 5 गैलरियां हैं, 5 कोर्टयार्ड हैं, 12 इंटरप्रिटेशन वॉल हैं, वीवीआईपी ग्रीन रूम बने हुए हैं। पहली गैलरी जिसमें राष्ट्र नायकों के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंग है। दूसरी गैलरी जिसमें भारतीय जनसंघ की स्थापना, विचार और विकास यात्रा बताई गई है। तीसरी गैलरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित की गई है। चौथी गैलरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित की गई है और 5वीं गैलरी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित की गई है। श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे और राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जो लोकार्पण हुआ है, क्या कुछ इन लोगों के भाव हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का यह उद्घाटन जिस प्रकार से 3 मूर्तियों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया गया है, यह दिखाता है यह नए भारत का उद्भव है। प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में ये तोहफा हम लोग को दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ पे कूड़े का पहाड़ था। पिछली सरकारों ने जो गलत काम किए थे उसका एक स्मारक दिखता था यहाँ पे, उसको हटाने का काम किया गया और अब यहाँ पे एक सुंदर स्मारक बना है। अंदर म्यूजियम भी है, 3 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हमारे वरिष्ठ नेताओं की हैं, स्वर्गीय नेताओं की हैं और लखनऊ इसको सजो करके रखेगा, सदुपयोग करेगा और विकसित भारत की यात्रा में लखनऊ का रोल और तेज कैसे हो, इसके संकल्प को हम सबने आज लिया और इस प्रेरणा स्थल से इसको आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है। लखनऊ में जहां कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था, आज सजा सवरा कमल जैसा निखरा हुआ राष्ट्र प्रेरणा स्थल मिला है लखनऊ को। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। अगली खबर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती की है। आज पूरा देश उनकी 101वीं जयंती पर उनके सिद्धांतों को याद कर उन्हें नमन कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी पूर्व पीएम को नमन करते हुए उनके यूपी से और खासतौर पर लखनऊ से मजबूत संबंधों पर रोशनी डाली। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश हित, राष्ट्र एकता और लोकतंत्र के सम्मान की भावना के साथ भारत के एक अटल इंसान, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिनके शब्दों में ताकत और संवेदनशीलता दोनों थी। उनके भाषण सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि देश के लिए एक दृष्टि और प्रेरणा थे। अटल जी को देश के राजनीतिक पटल पर एक ऐसे विशाल व्यक्तित्व वाले राजनेता के रूप में सम्मानित किया जाता है जिनकी व्यापक स्तर पर स्वीकार्यता है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को भी गले लगाया। हर विचारधारा के लोगों को साथ लेकर भारत की एकता की ताकत का परचम दुनिया भर में फहराया। संवेदनशील कवि, दूरदर्शी विचारक और सरल व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। पीएम मोदी समेत देश की बड़ी हस्तियों ने दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर जाकर उन्हें नमन किया। उनकी कर्मभूमि रही यूपी में भी उन्हें और उनके सिद्धांतों को याद किया गया। सीएम योगी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यूपी से अटूट जुड़ाव के बारे में बात की। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि सरदार अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने
उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सियासत से लेकर सामान्य जीवन तक नैतिकता, शुचिता, गरिमा और मर्यादा के पक्षधर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जहन में आते ही लोगों का मन श्रद्धा से भर जाता है। गुरुवार को अटल जी की 101वीं जयंती पर जहां पूरा देश अटल जी की स्मृतियों को नमन कर रहा है, तो वहीं इस खास मौके पर यूपी के संभल में डीएम और एसपी की मौजूदगी में एक छोटी बच्ची ने अटल जी की स्मृति में एक बाल उद्यान पार्क का उद्घाटन किया। करीब 17 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्क में अटल जी की स्मृतियों को संजोया गया है। आइए जान लेते हैं इस पार्क में खास क्या क्या है। ये पार्क संभल नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 मोहल्ला ढेर स्थित सराफा बाजार में बनाया गया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां उकेरी गई हैं। इनमें 31 मई 1996 को संसद में दिए गए उनके भाषण की प्रसिद्ध पंक्तियां शामिल हैं, जिसमें अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। पार्क में पोखरण परमाणु परीक्षण की ऐतिहासिक तस्वीरें भी लगाई गई हैं। साथ ही संभल में पार्क स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई सभा की फोटो को भी स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पहले अतिक्रमण हुआ करता था, जिसे हटवाकर इस पार्क का निर्माण कराया गया है। इस उपलक्ष्य में ये जो स्थान है, यहाँ पर पहले अतिक्रमण था और स्थान बहुत गंदा था। इसका सौंदर्यीकरण किया गया और सौंदर्यीकरण करने के बाद पूरे जनपद का पहला अटल स्मृति वन यहाँ स्थापित किया गया है, और जिसमें 1971 में जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संभल आए थे, उनकी स्मृति चित्र भी लगाया गया है और उनकी स्मृति में उन्होंने जो विभिन्न कार्य किए उनकी भी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई। निश्चित ही ये शहर के लिए एक अच्छा माइलस्टोन है कि शहर के बीचों बीच मार्केट में इस बाल उद्यान पार्क का जो उद्घाटन हुआ है तो सभी जनता के लिए आज समर्पित की गई। मतलब कितना खर्चा आया है? लगभग इसमें कुल मिला के पूरे पार्क और इसके सौंदर्यीकरण को लेकर लगभग 17 से 18 लाख रुपए खर्च। संभल में बना ये पार्क हो या फिर यूपी की राजधानी में बना राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के काम करते रहेंगे। सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन के साथ हो गया, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के उत्साह और आत्मविश्वास की सराहना की और युवाओं को खेलों में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित किया। देखिए रिपोर्ट। आज मैं देश के हर खिलाड़ी से कहना चाहता हूं, आप केवल अपनी जीत के लिए नहीं खेल रहे हैं, आप देश के लिए खेल रहे हैं। आप तिरंगे के मान सम्मान के लिए खेल रहे हैं। मेरा हर माता पिता से भी निवेदन है, अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कीजिए, खेलने के लिए अवसर दीजिए, क्योंकि खेल केवल सीखने का हिस्सा नहीं है। खेलना स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क की भी अनिवार्य शर्त है। आज जब दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, तो उसमें खेलों की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज भारत की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं हो रही, बल्कि उसके सपनों, संकल्प और खेल के मैदानों से बन रही है। आज भारत की हर दौड़ में संकल्प है, हर छलांग में सपना है और हर पसीने की बूंद में राष्ट्र निर्माण की कहानी छिपी है। दरअसल गुरुवार को सुशासन, संकल्प और सेवा के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन ही देश भर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का समापन था और इस दौरान पीएम मोदी ने इसी जज्बे को आवाज देते हुए वर्चुअल माध्यम से सांसद खेल महोत्सव को संबोधित किया। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का
योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन ने युवाओं के लिए एक मजबूत मंच का काम किया है। अनेक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। पीएम मोदी के शब्द सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वाले नहीं थे, बल्कि उस नए भारत का विजन थे जो गांव कस्बों से निकलकर वैश्विक खेल मंच पर अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। गुरुवार को देश भर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव के समापन का आयोजन ही नहीं था, बल्कि ये उस बदलते भारत की शुरुआती झलक थी जहां प्रतिभा को पहचान मिलती है, मेहनत को मंच मिलता है और सपनों को उड़ान मिलती है। देश के कोने कोने से स्टेडियम की दीवारों से टकराती तालियां, खिलाड़ियों की आंखों में चमकता ये आत्मविश्वास और हर जीत के साथ लहराता भारत का तिरंगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत अब सिर्फ खेल देखने वाला देश नहीं है, बल्कि खेल गढ़ने वाला राष्ट्र बन चुका है। तो अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने जा रहा है। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा। तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। हमें अभी से उसे तलाशना है, तराशना है और राष्ट्रीय पटल पर उसे लेकर आना है। सांसद खेल महोत्सव इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुका है। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। एक सक्षम, अनुशासित और आत्मनिर्भर युवा ही देश को मजबूत बनाता है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में लिखा है कि संकल्पित सोच और विकसित भारत विजन के इरादों के साथ इस महोत्सव का दायरा भी बढ़ा है और प्रभाव भी बढ़ा है, और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। देश भर में हुए इस आयोजन से देश के हर संसदीय क्षेत्र में जोश और जुनून का समागम दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत विशेष सोच है कि सभी सांसद जो एनडीए के हैं, बीजेपी के हैं, अपने अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों का सम्मान करें, प्रतिस्पर्धा हो। सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है।
बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है। नया भारत खेल रहा है, जीत रहा है और विश्व पटल पर अपनी पहचान गढ़ रहा है। देश भर में हुआ ये आयोजन अब व्यापक आयाम लेने वाला है। देश के उन करोड़ों युवाओं को ये संदेश भी दे रहा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अब पीएम मोदी के विजन और संकल्प से वो सपने भी सिद्धि के रास्ते पर। अब आते हैं उस खबर पर जिसकी चर्चाओं ने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए, लेकिन अब केंद्र सरकार की एक कदम ने इन दावों पर विराम लगा दिया। हम बात कर रहे हैं अरावली पहाड़ियों की, जिसको लेकर सरकार ने एक ऐसा अहम निर्देश जारी किया है जो अब नई माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाता है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से गुजरात तक फैली ये वो अरावली है जो सिर्फ पहाड़ियां ही नहीं बल्कि वो रक्षा कवच है जो हजारों साल से दिल्ली जैसे राज्यों को सुरक्षित रखे हुए है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन हरी भरी पहाड़ियों को लेकर देश भर में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लिहाजा केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो इन अटकलों पर विराम लगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया है। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में अब नए माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पूरी अरावली रेंज में अब नए माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से बैन। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 2 टूक निर्देश दिया है। अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिलेगी। ये नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। इसका मकसद अनियंत्रित खुदाई को हमेशा के लिए खत्म करना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण और गिरते जलस्तर से कोई समझौता नहीं होगा। ये आदेश अवैध खनन और माफिया राज पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार माना जा रहा है। सरकार का ये ऐतिहासिक कदम अब अरावली में खनन माफिया के लिए नए खेल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिबंध संपूर्ण अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य पर्वतमाला की अखंडता को बनाए रखना है। अवैध और अनियंत्रित खनन ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए सरकार चाहती है कि दिल्ली से गुजरात तक फैली ये पर्वत श्रृंखला टूटे नहीं। लिहाजा सरकार ने साफ किया है कि ये प्रतिबंध पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगा, यानी अब पहाड़ों को चीरकर नए खदान बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यही नहीं, वैज्ञानिक अब अरावली के लिए नया प्लान भी बनाएंगे। सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRE को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करनी होगी जहां खनन पूरी तरह वर्जित होगा। ये काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ICFRE एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगा। इस प्लान में ये भी देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें। इसका मकसद उन जगहों को बढ़ाना है जहां खनन बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ एक सवाल और लोगों के मन में उठ रहा है, फिर जो चल रही खदानें हैं उनका क्या होगा? तो आइए ये भी समझते हैं। सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उन पर लगाम कस दी है। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। अरावली कितनी जरूरी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अगर अरावली ना होती तो दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है। इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर पश्चिम भारत का फेफड़ा और दीवार माना जाता है। और अगर आज दिल्ली जैसे राज्य सुरक्षित है तो उसके पीछे मजबूत दीवार बनकर खड़ी अरावली ही है। अब आप पूरा मामला डिटेल में समझिए। अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैली है। ये थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये भूजल रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है और दिल्ली NCR को धूल भरी आंधियों से बचाती है। लेकिन कई दशकों से ये अवैध खनन करने वाले माफियाओं का अड्डा बन गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बचाने के लिए अहम कदम उठाते हुए सभी राज्यों के लिए समान परिभाषा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अरावली के पूरे क्षेत्र में से सिर्फ 0.19% हिस्से पर ही खनन का विचार हो सकता है। बाकी 99% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यहाँ तक कि जो छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन पर भी 1 किलोमीटर का बफर जोन
यानी पानी के स्रोतों की सुरक्षा और सख्त पर्यावरणीय शर्तें लागू होंगी। अरावली राजस्थान के थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है, वाटर रिचार्ज में मदद करती है, इसलिए सरकार इसकी गंभीरता को जानती भी है और समझती भी है। लिहाजा पिछले कुछ समय से अरावली को लेकर जो तरह तरह की खबरें चल रही थी, अब उन पर भी विराम लगता दिख रहा है। भारत के एविएशन सेक्टर में एक नई हलचल मच गई है। केंद्र सरकार ने 3 नई एयरलाइंस कंपनियों को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। इंडिगो प्लेन क्राइसिस, जिसकी उड़ानों पर लगे ब्रेक ने देश में भूचाल ला दिया था, जिसकी उड़ानों पर लगी रोक ने यात्रियों को रोने पर मजबूर कर दिया था। लिहाजा इस तरह की घटना दोबारा ना हो और एविएशन सेक्टर में यात्रियों को ज्यादा विकल्प दिया जा सके, एयरलाइन कंपनियों पर निर्भरता को कम किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 नए एयरलाइंस को उड़ान शुरू करने की तैयारी के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी कर दिया है, जिसकी जानकारी बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ट्वीट करते हुए दी है। जिन 3 नई एयरलाइंस कंपनियों को उड़ान के लिए सरकार की तरफ से अनुमति मिली है, वो कंपनियां भारत के 3 अलग अलग राज्यों से हैं और ये कंपनियां यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए सरकार से दावा भी कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उड़ान चालू होने के बाद इनका प्रदर्शन यात्रियों पर किस तरह छाप छोड़ता है। ये एयरलाइन कंपनियां कौन कौन सी हैं, इनको भी जान लेते हैं। जिन 3 नई एयरलाइन कंपनियों को सरकार ने मंजूरी दी है, उनके नाम शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस हैं। शंख एयर यूपी के शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश की प्रमुख फुल सर्विस एयरलाइन बनना है। शंख एयरलाइन 2026 की पहली तिमाही में अपनी उड़ानें शुरू करेगी। कंपनी ने अगले 2 से 3 साल में बेड़े में 20 से 25 विमान शामिल करने का लक्ष्य रखा है। दूसरी एयरलाइन कंपनी अल हिंद एयर है, जो केरल स्थित अल हिंद ग्रुप की कंपनी है। अल हिंद ग्रुप एक ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी है, जिसका टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में केरल के कालीकट में हुई थी। फ्लाई एक्सप्रेस तीसरी एयरलाइन है जिसको मंजूरी मिली है। ये एयरलाइन कार्गो और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। भारत का घरेलू एविएशन बाजार आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में शामिल है। सरकार का मानना है कि जितनी ज्यादा एयरलाइंस होंगी, उतनी ही ज्यादा उड़ानें और सीटें मिलेंगी। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और टिकट के दाम भी प्रतिस्पर्धा के कारण काबू में रहेंगे। भारत के एविएशन सेक्टर में किन एयरलाइन कंपनियों की कितनी हिस्सेदारी है, इसको भी जान लेते हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में जिस इंडिगो एयरलाइन का दबदबा है, उसकी हिस्सेदारी 65% से ज्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पर एयर इंडिया है, जिसकी हिस्सेदारी 25% से ज्यादा है। वहीं आकाशा और स्पाइस जेट एविएशन सेक्टर में संघर्ष करते दिख रहे हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में अकेले इंडिगो का लगभग 65% बाजार हिस्सा है। इस एकाधिकार के कारण हाल ही में इंडिगो में तकनीकी और संचालन संबंधी व्यवधानों ने यात्रियों को प्रभावित किया, जिसको देखते हुए सरकार को एविएशन सेक्टर में वैकल्पिक एयरलाइनों की आवश्यकता और जोर से महसूस हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों एयरलाइंस यात्रियों के लिए कितनी प्रभावी साबित होती हैं। न्यूज 360 में अगली खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जहां पर एक शिक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन उससे पहले लेते हैं विराम। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अंकल! पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कैंपस के अंदर शिक्षक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया। बाइक सवार हमलावरों ने कैंटीन में ताबड़तोड़ फायरिंग की। क्या है पूरा मामला और कहां तक पहुंची जांच, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी है। बुधवार रात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया।
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल रात के अंधेरे में नकाबपोश हमलावरों ने शिक्षक दानिश राव की हत्या कर डाली। दानिश राव यूनिवर्सिटी के एबीके यूनियन हाई स्कूल में सेवारत थे। दानिश की हत्या की पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए। बुधवार रात को दानिश राव खाना खाकर यूनिवर्सिटी कैंपस में टहलने निकले थे। करीब रात 9:30 बजे अपने 2 साथियों के साथ मौलाना आजाद लाइब्रेरी की कैंटीन पहुंचे। तभी बाइक से आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने से कैंटीन में मौजूद छात्रों में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान बदमाशों ने टीचर के सिर में गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल टीचर को तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। घटना तकरीबन 9 बजे के आसपास में हमारे पास ये सूचना आई कि लाइब्रेरी के पास कहीं फायरिंग हुई है और उसमें कोई एक आदमी घायल हुआ, इंजर्ड हुआ और उसको मेडिकल लेकर के जा रहे हैं। जैसे ये सूचना आई सभी लोग, कुछ लोग घटनास्थल पे पहुंचे और कुछ लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जब मेडिकल कॉलेज हम पहुंचे तो वहाँ पर ये पता चला कि जो आदमी घायल हुआ, जिसको गोली लगी है, उनका नाम राव दानिश अली है और यूनिवर्सिटी के एबीके स्कूल है उसमें वो टीचर की हैसियत से काम कर रहे हैं और उनके सिर में गोली लगी है और जिसकी वजह से काफ़ी मामला सीरियस है और डॉक्टरों ने उनको अटेंड भी किया। जो मेडिकल के हिसाब से चीज़ें हो सकती थी उसको करने की कोशिश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिवाइव नहीं हो पाए और उनकी वही मेडिकल कॉलेज में ही डेथ हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की घटना के हर पहलू की तफसील से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए शूटर्स की पहचान की जा रही है। पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपराधियों को जल्द हवालात में पहुंचाने का आश्वासन दिया है। खबर लिखे जाने तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। कुछ सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए सीसीटीवी तथा अन्य सर्वेलेंस के माध्यम से, तो उन पे और डेवलप कर रही है हमारी टीम्स। एसओजी सर्वेलेंस की और थाना स्तर से भी करीब 10 टीमें इस पूरी प्रक्रिया में लगी हुई हैं और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि इसमें हम खुलासा करें। एएमयू की घटना के बाद खुद घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी नीरज जादौन घायल युवक के परिजनों को सांत्वना देते नजर आए। मानवीय संवेदनाओं को समझने वाले अधिकारी की ये तस्वीर खूब वायरल हुई। लेकिन दूसरी तरफ दानिश राव की मौत की खबर फैलते ही एएमयू कैंपस में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र और यूनिवर्सिटी स्टाफ मेडिकल कॉलेज और घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने घटना में कार्रवाई करते हुए 2 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। देखिए, कल रात एएमयू के एक स्कूल के अध्यापक दानिश राव की घायल अवस्था में जेएनएमसी भर्ती कराया गया, जहां रात्रि में ही बुलेट वुंड्स की वजह से जो इंजरी सस्टेन की थी उससे उनकी मृत्यु हो गई। मल्टीपल राउंड्स ऑफ फायरिंग हुई थी और कल रात ही उनका पोस्टमार्टम कराकर परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया गया शव। परिवारजनों द्वारा अज्ञात में 2 व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। मौके पर शामिल कैंपस के भीतर दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दानिश राव कौन थे और हमलावरों ने उनकी जान क्यों ली। दानिश राव के बारे में जान लेते हैं। दानिश राव कोई बड़ा नाम या राजनीतिक चेहरा नहीं थे। दानिश राव एएमयू के एबीके हाई स्कूल में बीते 11 सालों से कंप्यूटर शिक्षक थे। दानिश राव पहले एएमयू के ही छात्र रह चुके थे। दानिश के भाई फराज राव यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर हैं। दानिश राव ना तो कोई बड़ी सियासी शख्सियत थे, न ही उनकी किसी से दुश्मनी की बात सामने आ रही है। दानिश राव के परिजनों ने फिलहाल किसी भी तरह की व्यक्तिगत दुश्मनी या विवाद से इनकार किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दानिश की हत्या के पीछे की असली वजह क्या है और उस असली वजह को जानने के लिए हमें पुलिस जांचों के नतीजों का इंतजार करना होगा। तो न्यूज़ 360 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।